अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, अपोजिशन की सरगर्मियों में तेजी आ गई है और रोज के हिसाब से ऐसा मालूम होता है कि सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता चला जा रहा है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पर अब बताया जाता है कि अपोजिशन की तमाम जमातें, तकरीबन तमाम जमातें एक पेज पर हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या पार्लिमानी ऑप्शन को पहले यूज किया जाएगा, पहले यूटिलाइज किया जाएगा। या वजीर आजम के खिलाफ ये मोशन लाई जाएगी या फिर स्पीकर के खिलाफ ये मोशन लाई जाएगी। साथ साथ PMLN की तरफ से, क्योंकि ये फैसला या जो ये बॉल है ये नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में रखी गई थी उनकी जमात की तरफ से, तो ये भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब भी अब इसके ऊपर आमादा हो गए हैं। साथ साथ नाजरीन, अपोजिशन जमातें तकरीबन सारी बड़े पैमाने पर हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते करने में सरगर्म है। ऐसे में MQM से भी मुलाकातें हुई हैं, काफ लीग से भी मुलाकातें रही हैं और MQM और काफ लीग की आपस में भी मुलाकात रही है। अब ये बताया जा रहा है कि इन अ फ्रेश डेवलपमेंट जहांगीर तरीन ग्रुप से और उनके जो उनके लाइक माइंडेड तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, ख्वाह वो पंजाब असेंबली में हो या कौमी असेंबली में हो, तमाम से राब्ते बहाल किए जा रहे हैं और अपोजिशन के उनसे राब्ते इस सेंस में बहाल किए जा रहे हैं कि उनका भी सपोर्ट हासिल किया जाए किसी भी पार्लिमानी मूव के खिलाफ, दूसरे मूव के लिए। दूसरी तरफ नाजरीन, हम देखते हैं कि अपोजिशन की एक तो ये तमाम सरगर्मियां हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी अपने तरफ से बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि एक नहीं 10 तहरीकें भी अपोजिशन लाए तो इसमें हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और फैसला किया गया है हुकूमती सतह पर और हुकूमती लेवल पर कि जो अवामी राब्ता मुहिम है उसको नई एक तेजी दी जाएगी, उसमें नई जान डाली जाएगी और इसका आगाज बाकायदा तौर पर किया जाएगा। साथ साथ नाजरीन, एक और जो हुकूमत सोच रही है वो अब ये ऐलान सामने आया है कि शहबाज शरीफ साहब यानी कि अपोजिशन लीडर के खिलाफ और PMLN के प्रेसिडेंट के खिलाफ कौमी असेंबली में करारदाद लाई जाए कि क्योंकि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के केसेस अंडर वे हैं, तो लिहाजा जब तक वो वहां से क्लियर नहीं हो जाते उनको असेंबली में तकरीर करने की इजाजत ना दी जाए। हुकूमत का भी अब नाजरीन इसमें अपोजिशन के खिलाफ एक उसी तरह का हुकूमत ने भी अपना एक प्लान बनाया है, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है। अब देखना यह है कि अपना लाएअमल हुकूमत पहले एग्जीक्यूट कर पाती है या फिर अपोजिशन की ये जो जमातें हैं ये एग्जीक्यूट कर पाती हैं। नंदलेस दोनों जो ये लाहे अमल हैं या जो प्लान्स हैं उनमें इत्तेहादियों का रोल एक खासा अहम होगा कि अपोजिशन तो चाहते हैं कि उनको किसी तरह से अपनी तरफ खींचे, वहां पर दूसरी तरफ हुकूमत को भी उनका डेफिनेटली सपोर्ट दरकार होगा अगर इस किस्म की कोई भी मूव अपोजिशन भी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट भी करना चाहते हैं तो। और ऑफ कोर्स ये जो जहांगीर खान तरीन वाले ग्रुप का भी एक फैक्टर आ रहा है, वो कितना इसमें प्ले इन करेगा अपना पार्ट या अपना किरदार, इसके ऊपर भी अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन सियासी दर्जा हरारत हमें रोज के हिसाब से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा, ये एक बड़ा जरूरी सवाल है जो कि आज हम पहले सेगमेंट के तहत टेबल करने जा रहे हैं। ये जो राब्ते हैं, क्या इफेक्टिवली कामयाब हो पाएगी अपोजिशन, अपनी तरफ वाकई इत्तेहादियों को खींच पाएंगे? क्योंकि इत्तेहादी भी हमें ये कहते हुए नजर आए कि अभी देख पक रही है, सामान तैयार हो रहा है, जब पक जाएगी तो फिर देखा जाएगा। इस जुमले को हम लोग किस तरह से ट्रांसलेट करें, तमाम तर मामले पर आज हम बात करेंगे। और मुनज़्ज़ा हसन साहिबा मुझे नाजरीन इसमें ज्वाइन कर रही हैं, मैं तारुफ कराते हुए आपकी तरफ आऊंगी। मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, स्टॉलवर्ट हैं आप अपनी जमात की और चेयरपर्सन भी हैं कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली की कौमी असेंबली में। बजरिया जूम आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका मुनज़्ज़ा साहिबा। सेनेटर राना मकबूल अहमद मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नाजरीन बजरिया स्काइप PMLN से और अपनी जमात का मौक़िफ़ हमारे साथ रखेंगे और वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फ्रॉम हिज पार्टी। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब। और हमें ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे नाजरीन जनाब सैयद अमीनुल हक, वफाकी वजीर हैं और हुकूमत के इत्तेहादी हैं। MQM से आपका ताल्लुक़ है तो MQM का भी आपसे हम पर्सपेक्टिव जानेंगे, हमारे साथ शॉर्टली ऑनलाइन वो होंगे। लेकिन नाजरीन, बाकायदा अगर बात का आगाज़ करें, मैं सेनेटर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि सेनेटर साहब आपकी तरफ से ये जो कोशिशें हैं हमें यकदम तेज़ होती हुई नजर आई हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली हुकूमत ने भी एक अपना रिएक्शन दिया है। हुकूमत भी कह रहे हैं कि वो भी करारदाद लाएंगे अपोजिशन लीडर के खिलाफ। अब आप ये फरमाइएगा कि ताज़ा तरीन इत्तलात आपके पास क्या हैं कि क्या आपको इन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, आप क्या इसके ऊपर तमाम तर मान गए हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो आपको बहुत पहले से आमादा कर रहे थे कि आप ऐसा कोई मोशन लाएं, लेकिन आप लोग उसके ऊपर राजी नहीं थे फॉर सम रीजन। क्या अब आपकी वो वजह दूर हो गई है और क्या आपकी अब जमात में मुकम्मल इत्तेफाक है कि आप इस किस्म का कोई मोशन लाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनज़्ज़े, आपने मौका दिया बात करने का। अभी थोड़ी देर पहले बयान चल रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब का, उन्होंने वो सारी तफसीलात बताई हैं
आपने भी शायद देखी होंगी या सुनी होंगी। तो इसलिए मामला तो लाइन अप हो चुके हैं, जो उन्होंने कहा है और मीडिया पे कहा है, और ये तय भी हो चुका है। जो पहले इख्तिलाफ राय था वो भी ख़त्म हो चुका है। उसकी वजह जो है, जो कंपल्सिव रीज़न जो है वो ये है कि जो महंगाई और मुश्किलात लोगों की काबू में नहीं आ रही। अब अपोजिशन खुद अंडर प्रेशर आ चुकी है, क्योंकि पब्लिक रिजेंटमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर अपोजिशन कोई सिचुएशन को ग्रैपल नहीं करती और इस तरह ही होता रहा जैसे पहले होता, तो अपोजिशन को भी अपना बड़ा नुकसान हो रहा है। दूसरा, बेहतर पे जो इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे पहले बाई इलेक्शन हुए, कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, कल कैंटोनमेंट के इलेक्शन हुए, तो एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन इंडिकेटर जो है वो पब्लिक को भी नजर आ रहे हैं, अपोजिशन को भी नजर आ रहे हैं और लास्ट को नजर आ रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो है पॉपुलैरिटी वो डे बाय डे वो रिड्यूस होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। इसलिए जो तीसरा फैक्टर वो है कि अभी साल सवा साल रह गया है, तो वैसे ही जो अगला साल तो वैसे ही इलेक्शन एक्टिविटी का होता है, लेकिन पीडीएम का और इनके एलायंस का ये ख्याल भी है और प्लान भी है कि अगर ज्यादा देर कर दी गई तो मुल्क की इकोनॉमी को, मैनेजमेंट को, गवर्नेंस को मज़ीद नुकसान होंगे। इसलिए ये तय हो चुका है कि जल्द ही 2-4 दिन में ये सामने आ जाएगा प्लान जो है, और इस पर एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया जो करारदाद नेशनल असम्बली में लाना चाहती है गवर्नमेंट, वो भले लाए, लेकिन उसकी कोई बाइंडिंग नहीं है, उसकी कोई लीगल पोजीशन नहीं है, क्योंकि किसी मेंबर पार्लियामेंट को तकरीर करने से किसी सूरत भी रोका नहीं जा सकता। ये बात सामने लिखी पड़ी है कि अभी तो अंडर ट्रायल है। अंडर ट्रायल जो होता है वो कॉन्विक्ट नहीं होता, बल्कि कानून ये है कि अगर किसी की कन्विक्शन हो भी जाए पहली ट्रायल कोर्ट से, तो उसको कॉन्विक्ट कंसिडर नहीं किया जाता जब तक एपलेट कोर्ट जो है। सही सेनेटर साहब, मैं मुझे इजाजत दीजिएगा क्योंकि ये एक अलग से एक मामला है, मैं इसकी तरफ लौटूंगी कि आप उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंसिव अपनी बात कीजिएगा। अभी आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन पे अपनी बात जैसे मुकम्मल की है, उसको जरा हम कंप्लीट करते हैं उस पूरे एक नुक्ते को। और मुनज़्ज़ा साहिबा, आपकी तरफ अभी राना सनाउल्लाह साहब के जिस बयान की बात कर रहे थे सेनेटर साहब, वो एक्चुअली ये था कि हुकूमत के इतने लोग राब्ते में हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किसको रखा जाए और किसको नहीं। तो मुनज़्ज़ा साहिबा से मैं ये सवाल पूछती हूँ, मुझे बताया जा रहा है उनसे हम रिकनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन जी सेनेटर साहब आप कह रहे हैं कि ये करारदाद वाला मामला, लेकिन ये तो इतना फरमाएं कि आपने अभी ये कहा कि प्लान अभी आ जाएगा कुछ रोज में सामने, अभी तक ये बात तो दुरुस्त है ना कि आप लोग डिसाइड ये नहीं कर पाए हैं कि आपने स्पीकर के खिलाफ लाना है अदम एतमाद या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाना है? क्या ये बात दुरुस्त है? अभी भी आपके रैंक्स में इसको कोई क्लैरिटी नहीं है? इसके ऊपर मीटिंग हो रही है, अभी भी इस वक्त की मीटिंग चल रही है, और मेरे ख्याल आजकल की ये डिसाइसिव मीटिंग होगी, ये फैसला हो जाएगा कि पहले किस फोरम पे ये नो कॉन्फिडेंस किया आना है, वो क्या बताएगा। बाकी प्रिंसिपल सब चीजें डिसाइड हो चुकी हैं, और ये एक तरह से जो सिचुएशन है ये अपनी कंक्लूसिव शेप में सामने आ रही है। तो अब मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन इससे पीछे हट सकती है या उनके एलाइंस पीछे हट सकते हैं। सही, तो आप ये फरमा रहे हैं कि अभी इजलास अंडर वे है और अभी इसके ऊपर फैसला आप कर रहे हैं कि किसके खिलाफ लानी है। मैं लौटती हूँ इस नुक्ते की तरफ, आप फिर मुकम्मल कीजिएगा ये बात। जी मुनज़्ज़ा साहिबा, टू यू मैम, हुकूमत के इतने लोग राब्ते में हैं कि समझ नहीं आ रहा कि किसको रखें और किसको नहीं। एक्चुअली ये बयान है राना सनाउल्लाह साहब का, जो कि अभी सेनेटर राना मकबूल फरमा रहे थे कि उन्होंने बयान दिया है, तो असल तो ये बयान है। और आपने सुना है कि ये दिस इज नॉट द वन ऑफ इट्स काइंड। इससे पहले हम शाहिद खाकान साहब की तरफ से सुन चुके हैं कि 22 हुकूमत के अरकान जो हैं वो राब्ते में हैं। सो मच सो एहसन इकबाल साहब ने कहा है कि 5 वुज़रा भी राब्ते में हैं। जी, ये अभी लास्ट उन्हीं की स्टेटमेंट आई थी एहसन इकबाल साहब की कि 5 वुज़रा भी राब्ते में हैं और वो राब्ते अभी उनके जारी हैं। ये हम बड़े अरसे से रहे हैं कि बहुत से मेंबर्स उनके राब्ते में, लेकिन अभी आपने लास्ट सेशन में देखा कि स्टेट बैंक वाला बिल जो था या मनी बिल जो था वो सारे बड़े कंफर्टेबली हो गए। उस वक्त भी उनका यही क्लेम था
और अभी आपने सेनेट में भी पोजीशन देख ली उनकी कि सेनेट के अंदर भी उनके नंबर्स पूरे नहीं थे और कंफर्टेबली स्टेट बैंक वाला बिल पास हुआ। सो ये जो बातें हैं और ये आई वुड रादर से बढ़के जो हैं वो हम बड़े अरसे से सुने, लेकिन ये ऑपोजिशन का काम है। मैं समझती हूँ कि इस किस्म की डिस इन्फॉर्मेशन फैलाना ये इनका एक तरीका कार बन गया है कि जी मेंबर्स राब्ते में, अब 2 कदम आगे बढ़ के अब बस भी मिनिस्टर्स भी राब्ते में। ये कोई नई बात नहीं है। ये अभी तक तो हमने इनकी इन बातों को मैं नहीं समझती को इतना सीरियसली लिया है, क्योंकि लास्ट जो सेशन हुआ है उसमें आपके सामने चीजें आ गई थी और सेनेट में क्या हुआ वो भी आपके सामने में आ गया था। पीपल्स पार्टी के अपने लोग नहीं आए हुए थे, लीडर ऑफ द हाउस। लेकिन मुनज़्ज़ा साहिबा ये बात फरमाइएगा कि ये तो वाकई हमने देखा ना कि करना चाहिए। इत्तेहादी जमातों ने इस मरतबा खुल के मुलाकातें की हैं, फिर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं, MQM ने मुलाकात की है मौलाना फजलुर रहमान से, शहबाज शरीफ से, फिर काफ लीग की मुलाकातें हुई हैं जरदारी साहब से। नहीं, देखिए काफ लीग की मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि वो चौधरी शुजात साहब का हाल अहवाल करने के लिए आए थे और उन्होंने क्लियरली कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए हैं, हम गवर्नमेंट के एलाइज हैं और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। वो क्लियर उनकी भी स्टेटमेंट आ गई। और ये सब इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं, ये ऑपोजिशन से मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से ये मिलना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। ये राब्ते वो कर रहे हैं, यानी ये कर रहे होते तो हमारे लिए लम्हा फिक्रिया था। इत्तेहादी नहीं कर रहे, वो ये ऑपोजिशन कर रही है। बेशक करे ऑपोजिशन, काफ लीग के इंडिपेंडेंट जमात है, वो अगर मिलना चाहते हैं, उनसे कोई मिलने आता है वो मिल लेते हैं। सही MQM है, वो अगर मिल रहे हैं उससे कोई चीज ये तो नहीं कहीं से कि चूंकि वो उनसे मिल रहे हैं लिहाजा वो गवर्नमेंट को छोड़े। उनके उसके बाद जो स्टेटमेंट्स आई वो बड़ी क्लियर स्टेटमेंट्स थी। सही, मेरी कोशिश है कि स्टेटमेंट हम मुनज़्ज़ा साहिबा इस तमाम बातों को हम लोग जरा उनसे भी सुन लें। तो अमीनुल हक साहब भी हमें शॉर्टली ज्वाइन करेंगे, उन्होंने कमिट किया है, तो उनसे भी हम पूछते हैं कि क्या एग्जैक्टली एजेंडा था इन मुलाकातों का। लेकिन सेनेटर राना मकबूल, ये बात तो दुरुस्त है, आपने भी सुना कि कोई भर के हामी नहीं भरी है किसी भी इत्तेहादी जमात ने। मुलाकात जरूर हुई है, शहबाज शरीफ साहब की एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव मुलाकात MQM से रही। आपने देखा उसके बाद जब बाहर आए तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये इनको कौम की तरफ सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए इनको सोचना चाहिए और हमारे साथ खड़ा होना चाहिए। तो गोया ये कि उनका मतलब था कि शहबाज साहब उस वक्त तक उनसे कन्विंस नहीं, MQM शहबाज साहब से उस वक्त तक कन्विंस नहीं हुए थे मुलाकात में, कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी उनको एक कोशिश करनी पड़ी है कन्विंस करने की। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब ऐसे डिसीजन होते हैं, आपको महत्वपूर्ण है। लेकिन आज ये सारे का सारा मामला जो खुल जाएगा और 3 हफ्ते में, और ये सारे का सारा अपने कंक्लूजन को पहुंच जाएगा, तो इसलिए कोई बेकरारी जरूर है दोस्तों में, लोगों में सभी हैं, लेकिन जो ट्रेंड चल रहा है वो तो आपके सामने है। और फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या है और क्यों हो रहा है। कंपल्शन क्या है कि जब गुर्बत इतनी ज्यादा हो जाए तो फिर लोग रिएक्ट करते हैं, फिर वो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। और अपोजिशन की समझती है, जो एलाइज है क्या उन्होंने नहीं वापस जाना अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। ये यही बात करते हैं कि हम क्या जवाब देंगे जब हालात इतने दिगरगुन हो गए हैं। इसलिए ये एक तरह से मजबूरी की सूरत हाल है जिसमें ये सारी की सारी एक्टिविटी हो रही है। और अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस में होता है कि अगर तो गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाती तो फिर उसको अवाम जो रिमूव करके नहीं लेते हैं। आपको याद होगा कि 6 महीने का टेन्योर रहा जापान की पार्लियामेंट में, और आखिरकार वो स्टेबलाइज हुआ सिस्टम। आप जापान ऐसी इकोनॉमिक जॉइंट इन द वर्ल्ड, इंग्लैंड में ऐसे हुआ कि 6 महीने 8 महीने 10 महीने। तो गवर्नमेंट जब तक डिलीवर नहीं करेगी तब तक वो पूरी तरह स्टेबल नहीं हो सकती, कंटिन्यू नहीं कर सकती। इसलिए यही है इस वक्त मुश्किल सबसे ज्यादा कि बावजूद तमाम दावों के और
और ये भी बताएं सेनेटर साहब कि क्या जहांगीर तरीन साहब से कोई मुलाकात मुतवक्के है, क्योंकि अभी तक तो हम ये इत्तला सुन रहे हैं, इस बात में कितनी आप समझते हैं ये मैच्योरिटी है इस खबर में? देखिए, वो लाजमी होगी, अगर पस पर्दा भी हो सकती है, सामने भी हो सकती है, और बहुत सारी जो इस तरह की मैनेजमेंट होती है वो आप समझते ही पस पर्दा होती है, और बाद में कभी कोई थोड़ी सी ब्रेक लग जाती है, कभी किसी को नहीं लगती, कभी एक बयान दे देते हैं, कभी नहीं दे देते। तो इसलिए ये फैसले जो है पस पर्दा होता है, और बाद में वो सामने, इसलिए मैंने कहा कि 3 हफ्ते का टाइम जो लगेगा उसमें फैसला हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्या अपोजिशन के पास पूरी स्ट्रेंथ है कि वो वोट कर सकते हैं गवर्नमेंट को या नहीं कर सकते? 3 हफ्ते का आप टाइम दे रहे हैं, यानी 3 हफ्ते में आप लोग ले आएंगे जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये बात दुरुस्त है सेनेटर साहब? नहीं, बाहर से तो टाइम ही इतना होता है ना जी, उसका टाइम ही इतना होता है, 15 दिन का टाइम होता है, 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ता है, फिर वो सेशन होते हैं, फिर वो जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नेशनल असेंबली हो या प्रोविंशियल हो, तो वो फिर उनका वोट होता है, और उससे फिर डिसीजन हो जाता है कि किसको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिला है, किसको नहीं मिला, और किसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्या है। तो इसलिए ये थोड़ा 3 हफ्ते से ज्यादा या 4 हफ्ते से ज्यादा नहीं लगेगा। ये जरा हम इस पे क्लैरिटी मजीद ले लेते हैं, क्योंकि अब हमें सैयद अमीनुल हक भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं MQM से, और वफाकी वजीर हैं आप, तमाम तर मामले पे हमें बताएंगे कि दोनों के, क्योंकि अलग हमें मुनफरिद व्यूज मिले हैं, अलग अलग उनके ख्यालात हैं ऑब्वियसली हुकूमत के और अपोजिशन के। वेलकम, बहुत शुक्रिया आपका अमीनुल हक साहब, आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, अभी मुनज़्ज़ा हसन साहिबा हमारे साथ हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो मुलाकातें आपकी रही हैं, जो आप शहबाज शरीफ साहब से और नून लीग से मिले हैं, ये दरअसल उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आपसे मुलाकात की, और आप उनसे बिल्कुल एक कैजुअल मीटिंग करके आए हैं जिसका कोई हुकूमत मुखालिफ किसी तरह का कोई एजेंडा आपकी तरफ से नहीं था। क्या ये बात दुरुस्त है? अमीनुल हक साहब, राइट, रिकनेक्ट करते हैं अमीन साहब को कि वो इसका बताएं हमें जवाब। मुनज़्ज़ा साहिबा, यही इसी बात को मैं आपकी तरफ अगर लेके आऊं, आप बताइएगा, 3 हफ्ते का वक्त भी कह रहे हैं सेनेटर साहब, और अभी जो इत्तेहादियों की बातें जैसे अभी हम कर रहे थे, तो ये सेनेटर साहब का ये ख्याल है, कह रहे हैं कि वो बेकरारी भी नजर आ रही है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि आप अवामी राब्ता मुहिम को तेज कर रहे हैं, तो क्या हुकूमती कुछ सर्कल्स में इस तरह की कुछ बातें हैं कि ये जो नया कॉन्फिडेंस आया है ऑपोजिशन को कि वो इस किस्म की कोई चीज कर सकते हैं, तो कोई ऐसी चीज है कि जो इनकरेज कर रही है ऑपोजिशन को कि वो दोबारा इस किस्म की हिकमत अमली हुकूमत के खिलाफ करने की सोच रहे हैं? मैं नहीं समझती कि कोई ऐसी गवर्नमेंट के अंदर जी मुनज़्ज़ा साहिबा, मुझे आपकी आवाज़ बहुत मिस हो रही है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही आपने जो भी कहा। मैं लौटती हूँ कि आप इसका जवाब फरमाइएगा। जी सेनेटर साहब, आप तब तक मुकम्मल करें। ये जहांगीर तरीन साहब की मुलाकात के हवाले से आपने कहा, और ये भी है ना कि सर अभी आप ये जो बात थी अभी मुनज़्ज़ा साहिबा ने की, इसका जवाब आप ही अगर फरमा दें, क्या ये मुलाकातें अपोजिशन के इसरार पर हुई थी जो इत्तेहादियों से हुई हैं, या उन्होंने आपको अप्रोच किया था? नहीं, मेरा ख्याल एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होती है ना जी, कि अगर अगला रेसिप्रोकेट न करे, इसका मतलब नो रिस्पॉन्स। अगर वो रेसिप्रोकेट करता है और वो तशरीफ ले आते हैं, खाना भी खाते हैं, बैठते हैं, चाय भी पीते हैं, गुफ्तगू भी करते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई सेगमेंट रजामंदी का उन इश्यूज के ऊपर तो है ना। ये कोई एक पार्टी का मामला नहीं है, ये फ्रॉम विदिन PTI जो आवाज नूर आलम की आपने बात सुनी, जो फ्लोर ऑफ द हाउस उसने कहा, वो एक बड़ी लाउड वॉइस है, जिस तरह की उसकी शख्सियत है। इनके अपने एक सेक्रेटरी थे जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी समझा जाता है ना, जवाब, उसके आपने बातें सुनी है, उसने क्या क्या कहा है। फिर वो जो चीजें मार रहा है 2 साल से 3 साल से, अकबर जो है, बाबर एस अकबर, राइट, मैं यही सवाल में अगर ले जाऊं, मुझे इजाजत दीजिएगा सेनेटर साहब, मैं लौटती हूं आपकी तरफ। अमीनुल हक साहब, आप बताइएगा, अभी हम यही बात कर रहे हैं कि ये जो मुलाकात आपकी रही शहबाज शरीफ साहब से, उम्मीद है अब आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं पहले भी आपसे यही अर्ज कर रही थी, ये मुनज़्ज़ा हसन साहिबा का ये ख्याल है कि ये जो मुलाकात थी ये दरअसल अपोजिशन की ख्वाहिश पर थी और उन्होंने आपको अप्रोच किया था,
और उनका ख्याल है कि ये एक रस्मी सी मुलाकात थी, इसमें कोई हुकूमत मुखालिफ एजेंडा आपकी तरफ से नहीं था। क्या ये दुरुस्त है? हाँ देखिए, मुनज़्ज़ा जो बात कर रही है बिल्कुल मेरा ख्याल है कि यस 50% शी इज राइट। और अब मैं आपको अर्ज कर देता हूँ मुलाकात का मकसद क्या था। देखिए आपके इल्म में है कि 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट, अब 2021 को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट लाया था, हम इसके खिलाफ। अच्छी बात क्या थी कि पाकिस्तान की जो बिलखसूस सिंध में जो जितनी भी अपोजिशन जमातें थी, इसमें पीटीआई भी मौजूद थी, पीएमएलएन भी थी, जीयूआई भी थी, इन तमाम लोगों ने एमकेएम की जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इसमें शिरकत की थी और एक निकाती एजेंडे पे मेरा ख्याल सब फाइनलाइज हुई थी कि यस इसको काला कानून करार देते। तो चूंकि हमें सपोर्ट किया था, उसके बाद आप सबको पता है कि सीएम हाउस के सामने एमकेएम ने बड़ा मुजाहरा किया, हमारा कारकुन शहीद हो गया, कई लोग जख्मी भी हुए, इंक्लूडिंग सम ऑफ एमपीएस और मुनिज़्ज़ा की जो फ्रेंड भी है किश्वर ज़हरा बाजी, वो भी जख्मी हुई थी। तो ये चीजों के पास तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो थी, इन्होंने हमें सपोर्ट भी किया था। तो हमारा अल्टीमेटली मकसद क्या था कि हम इन तमाम सियासी पार्टियों का जिन्होंने हमारे साथ गैर मशरूत हमायत की थी, हमारे साथ एमकेएम के साथ इजहार यकजहती किया था सिंध हुकूमत के खिलाफ, तो हम उनके पास थैंक यू वेरी मच करने के लिए गए थे। और मैं समझता कि ये 88 पार्टियां एक दूसरे से मिलती रहती हैं, एक दूसरे से मुलाकात करती रहती हैं, और जब वो हमारे पास चलकर आए थे, हमारे साथ इजहार यकजहती किया था, बल्कि मुझे याद है कि उसी दिन जिस दिन ये वाकया हुआ था, हमारा कारकुन असलम शहीद हुआ था, तो हम प्रेस क्लब पहुंचे थे। तो प्रेस क्लब में सबसे पहले पीटीआई आई थी, फिर जेयूआई भी आ गई थी, पीएमएलएन के भी लोग आ गए थे, सबने हमारे साथ इजहार, इवन अवामी नेशनल पार्टी भी हमारे पास आ गई थी, शायद सीधा खुद चलकर आए थे। तो ये एक गुडविल जेस्चर था, हमने सबका थैंक यू वेरी मच कहा है। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत जिसे कहते हैं कि हमें शुरू दिन से एमकेएम की क्या ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जमहूरी रवायत कायम व दायम रहना चाहिए, और हर सूरत पे जो भी हुकूमत है उसे 5 साल मुकम्मल होना चाहिए। तो अच्छा अमीन साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि मौलाना साहब से भी जो आपकी मुलाकात थी वो भी थैंक यू के लिए थी और नून लीग से भी, तो ये बताइएगा अगर मैं आपसे क्लियर कट पूछूं, क्योंकि आपको पता है कि ऑपोजिशन तो ये समझ रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद आपका सपोर्ट उनको मिल गया है नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। क्या ये समझना ऑपोजिशन का दुरुस्त है? क्या आप सपोर्ट करेंगे ऐसी किसी मूव में ऑपोजिशन को? मोना, आपके 2 सवाल आपने एक साथ के, पहले सवाल का जवाब दे दो कि हमारी मुलाकात थी तमाम सियासी पार्टी के साथ, सियासत पे कैनन गुफ्तगू होती है, बट एट नेवर किसी भी जगह पे मेरा कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। और आपको पता है कि एमकेएम एक बड़ी ऑर्गेनाइज पार्टी है जो बड़े फैसले जो भी होते हैं बाहमी मशावरत से करती है। तो नो सच डिस्कशन हैड बीन टेकन प्लेस एट एनी मीटिंग विद एनी ऑफ द पॉलिटिकल रिगार्डिंग द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, हाँ, बाकी सियासत के हवाले से बिल्कुल गुफ्तगू हुई है, और मैं समझता हूँ कि सियासी पार्टियों को यस आपस में मिलना चाहिए, एक दूसरे के साथ तबादला ख्याल होते रहना चाहिए, लेकिन वो 3 चीजें कि मुल्क में अमन अमान होना चाहिए, जमहूरियत की बालादस्ती होना चाहिए, जमहूरियत कायम व दायम रहना चाहिए, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। ये 3 चीजों पे मेरा ख्याल हम तमाम पार्टियों से मुलाकात करते रहेंगे। सही, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस किस्म की कोई चीज या डेलिब्रेशन का एटलीस्ट हिस्सा नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है जो अमीनुल हक साहब की तरफ से हमें प्रोग्राम में मिली है कि इस किस्म की कोई बात नहीं हुई है। मैं इस पे रिएक्शन जाहिर है सेनेटर साहब का तो सबसे जरूरी लूंगी, लेकिन मुनज़्ज़ा साहिबा, पहले भी मैंने आपकी बात मिस की, आप फरमाइएगा। ये आपने सुना अभी अमीन साहब को, वो कह रहे हैं इस लेवल पे कोई डेलिब्रेशन नहीं हो रही। फिर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भी ऑपोजिशन सिमिलर क्लेम्स कर रहे हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है कि उनसे कोई मुलाकात मुतवक्के है। मुतवक्के है, लेकिन मुलाकात अभी हुई नहीं उनकी प्रॉब्लम, क्योंकि वरना वो अभी तक क्लेम कर चुके होते कि जी हमारी जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात हो गई है और वो भी हमारे साथ है। बात ये कि मुलाकात तो आप देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लोग जो हैं वो एक दूसरे से मेल मुलाकात करते हैं, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर इनको किसी की सपोर्ट मिली क्या? इनको हमारे एलाइड की सपोर्ट मिली? एक एलाइड का अभी आपने जवाब सुन लिया, दूसरे का भी आप सुन लें। अगर आप साफ के मेंबर को बुलाते तो प्रॉबेबली यही जवाब उनका भी होना था। जैसे मैंने कहा कि वो चौधरी शुजात हुसैन का अहवाल पता करने गए थे, तो उन्होंने काफ में यही कहा। तो मुलाकातें जरूर करें, लेकिन इनको कोई कमिटमेंट कहीं से नहीं मिल रही, इन्हें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रही है। तो ये क्लेम है कि 3 हफ्तों में चीज सामने आ जाएगी,
मैंने आपको इनका प्रीवियस रिकॉर्ड बता दिया पार्लियामेंट के अंदर कि जिस बिल पर इन्होंने इतना शोर और वलवला मचाया था, उसके यहाँ इनका सेनेट में क्या अपने इनके मेंबर्स ने कैसे परफॉर्म किया, अटेंडेंस उनकी थी नहीं थी, तो वहां तो इनके पास मेजॉरिटी थी, वहां भी ये नहीं कर सके। तो ये क्लेम करते रहे, ये कहते रहे, ये दे आर ट्राइंग टू क्रिएट इंस्टेबिलिटी, सिस्टम में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहते हैं, रकस क्रिएट करना चाहते हैं। इनको अचीव कुछ नहीं कर सकेंगे। रेस्ट एश्योर्ड दे विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग। ये सिर्फ एक रकस है, ये एक जिसे कहते हैं ट्राइंग टू क्रिएट अब हार्म इन पब्लिक ऑल्सो, कि पब्लिक के अंदर एक अनसर्टेनिटी। तो मुनज़्ज़ा साहिबा, कैन यू आल्सो टेल अस के बेहतरी की तरफ जा रही है, उस मैशत को, मुल्क को अंदर केओस क्रिएट करना चाहते हैं, मुल्क के अंदर इस किस्म की गुफ्तगू करना चाहते हैं कि लोगों का कॉन्फिडेंस शैटर करना चाहते हैं, बिजनेसमैन का करना चाहते हैं, कि कोई मुल्क के लिए अच्छा नहीं कर रहे, ना ही ये मुल्क के इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए कोई बात कर रहे हैं। इनका प्रोटेस्ट करना इनका हक है, ये करें, ये बातें करना इनका हक है, ये करें, लेकिन कोई सॉलिड ग्राउंड भी होनी चाहिए इन चीजों के लिए। लेकिन ये भी बताइए मुनज़्ज़ा साहिबा, कोई अनरेस्ट नहीं है आपको लगता है? क्योंकि आप इसका पहले जब जवाब फरमा रही थी मुझ तक आवाज नहीं पहुंची थी कि अभी सेनेटर राना मकबूल ने कहा कि अवामी राब्ता मुहिम, ये तमाम तर चीजें, और आप भी फुल रिएक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट फुली रिएक्ट कर रही है इनके तमाम बयानात को। कोई रिएक्ट नहीं कर रही गवर्नमेंट। हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इनकी हर बात का जवाब दे रहे हैं, रिएक्शन नहीं है, एक जवाब आता है। लेकिन अवामी राब्ता मुहिम तो ये हमारा राइट है कि हम पब्लिक में जाएं, पब्लिक को मिले, पब्लिक के साथ इन टच रहें। जब आप हुकूमत में होते हैं आपका थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो जाता है पब्लिक के साथ, लेकिन फिर आप बाहर निकलते हैं और पब्लिक को ऑब्वियसली मिलते हैं, लोग आपको मिलना चाहते हैं, लीडरशिप को देखना चाहते हैं, उसकी बात सुनना चाहते हैं। ये तो एक कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये समझा जाए कि जी गवर्नमेंट के अंदर कोई इस किस्म की कोई नर्वसनेस है इसलिए वो बाहर निकल रहे हैं। राइट, आई सी। आ जाएं, ये 3 हफ्तों में कर रहे हैं, हम कौन सा 3 हफ्तों में हम आप राब्ता शुरू करने लगे हैं। सही, ये तो अभी ऐलान हुआ है कि आवाम राब्ता होगी। जी राना साहब, आप इस पे बताएंगे जाके, आप इस पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, ये भी जरूर कीजिए, लेकिन साथ में ये भी बताइए सेनेटर साहब कि अभी आपने बात सुनी सैयद अमीनुल हक की, उन्होंने कहा वो तो थैंक यू करने गए थे, आपका भी और मौलाना साहब का भी, जो आपने उन लोगों को ये जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट वाले मामले पे सपोर्ट किया है। ये ठीक है, होता है, ये और खुल जाएंगे और 2-4 मुलाकातों में, तो ऐसे ही प्रोसेस होता है पॉलिटिक्स में कम्युनिकेशन का। ये मैंने कब कहा कि उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था, अब देखते हैं, बाद में वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि अपोजिशन जो है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, अपनी स्लिप से और अपनी जो गैप्स हैं उसके ऊपर गौर कर रही है और उनको दोबारा रिपीट नहीं करेगी। जैसे मैडम ने सेनेट की ये बैंक के बिल की बात की या दूसरी बात की, अब मेरा ख्याल वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्शन हो, तो जब जीतना हो, तो यूसुफ शाह गिलानी भी अपने मुखालिफ चलती हवाओं में नेशनल असम्बली से अच्छी बड़ी लीड से जीत सकता है। इस बात को भी तो एनालिसिस करना चाहिए कि वो कैसे है। ये नहीं कि हर दफा यही होगा, ये नहीं कि हर दफा एक ही तरह का तरीकेकार अख्तियार किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि चीजें जो हैं वो बदल रही हैं। लेकिन एक और मायने खेज बयान था अमीनुल हक साहब का, वो आई होप मेरे साथ हैं भी, तो मैं उनसे दोबारा भी पूछती हूँ। आपने सुना होगा मकबूल साहब के, उन्होंने ये भी कहा कि अभी किसी स्टेज पर कोई डेलिब्रेशन भी नहीं हो रही उनकी जमात में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। नहीं, मैं उनकी बात की तरदीद तो नहीं कर रहा, वो बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, सही कह रहे होंगे, लेकिन कोई प्रोसेस रुक गया है या फुल स्टॉप लग गया है या आगे कोई नहीं होगा, आगे होगा, ये तो सबको अब नजर आ रहा है। हर तरफ से चीखो पुकार है। सो मच सो जो बाप जो हमारे अपने आदमी हैं वो क्या करते फिर रहे हैं आपके सामने है। ये एक रिजेंटमेंट की फिजा है और इसमें एक डिससेटिस्फैक्शन की फिजा है। ये आपको पता चल जाएगा। अभी हम इंतजार करें, अभी हम बेकरारी में क्यों हैं, और कुछ 10 दिन देख लेते हैं, 15 दिन देख लेते हैं।
ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इतनी जल्दी तो नहीं होती है, वक्त तो आपको लगता है इवेंचुअली मान जाएंगे ये लोग? अभी नहीं मान रहे हैं बेशक, लेकिन आगे जाकर आप इनको आमादा कर लेंगे। जी अमीन साहब, क्या देखें क्या ये बात ऐसे ही है? और डिपेंड करता है उनकी दूसरे जो साथी अपोजिशन के लोग हैं उनको कन्विंस कर पाते कि नहीं पाते। अगर वो कन्विंस हो जाएंगे तो मान जाएंगे, अगर कन्विंस नहीं होंगे तो नहीं मानेंगे। वो आपकी जमात भी तो एक कन्विंस करने वालों में से एक ही है ना सेनेटर साहब, इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज कर रही थी। लेकिन अमीनुल हक साहब नहीं, तो वो कर रहे हैं हम। देखिए जी, यही तो जमात है जो सबको साथ लेके चल रही है। और आप देख रहे हैं क्या क्या मतलब इतनी मार खाने के बाद, इतनी कैदो बंद बर्दाश्त करने के बाद वो इंटैक्ट है, वो खड़ी है। सही। हुकूमत भी उसकी तरफ से मुतफक्कर रहती है। मैं जरा यही बात पूछ लूं अमीनुल हक साहब, ये बताइएगा, ये एक और सवाल आपके लिए कि आप अभी फरमा रहे थे कि 5 साल का तसलसल होना चाहिए, हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। तो क्या आप बतौर इत्तेहादी इस हुकूमत के ये इंश्योर करेंगे कि ये हुकूमत 5 साल पूरे करे? और वजीर आजम इमरान खान अगर ये 5 साल पूरे करते हैं तो वो वाहिद वजीर आजम होंगे इस मुल्क की तारीख के जिन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया होगा। तो आप ये करने में उनकी मदद करेंगे बतौर इत्तेहादी? देखिए मोना, मैं सियासी वर्कर और सियासी वर्कर होने के नाते मेरा यस, हर सूरत में जब इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद कोई भी सियासी पार्टी, क्या माजी में हम देखते हैं कि PMLN ने 5 साल पूरे किए, उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी 5 साल पूरे किए। यस, हर सूरत में 5 साल का टेन्योर मुकम्मल। लेकिन अमीन साहब, वजीर आजम ने तो किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए ना, ये भी मैं आपसे अर्ज कर रही हूँ। मैं अर्ज कर देता हूँ, मैं उसके बाद की हुकूमत को मुकम्मल करना चाहिए। यस, इसी तरीके से अगर पार्लियामेंट का एतमाद और एतबार वजीर आजम के ऊपर मौजूद है तो मैं समझता हूँ कि यह कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से, जमहूरी तरीके से उनको मुकम्मल करना चाहिए। इसमें किसी का एतराज नहीं है। हाँ, अगर कोई सियासी पार्टी, चाहे वो PDM हो या PMLN हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो समझती है कि उसके बाद अक्सरियत है, तो मैं समझता हूँ अपना आईनी, कानूनी, जमहूरी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और माजी में भी कई दफा ऐसा हुआ है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ आया है। हाँ। मेरा ख्याल है कि ये जमहूरी तरीके कार सबका हक है। लेकिन जहां तक MKM का ताल्लुक है, जहां तक मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर है, मेरा ये बिल्कुल एक ईमान है कि हर सूरत में पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीत कर, अवाम के वोटों से जीत कर आती है, उसे अपना 5 साल का टेन्योर मुकम्मल करना चाहिए। और वजीर आजम को आप 5 साल का टेन्योर पूरा करने में बतौर इत्तेहादी मदद करेंगे, राइट? देखिए, जहां तक मेरा ख्याल है MKM पाकिस्तान और PTI के ताल्लुकात हैं, मैं समझता हूँ कि MKM और PTI को जो एप्लीकेशन फाइन था, हम तो उसके ऊपर चल रहे हैं। अब तक हम समझते हैं कि हमने कभी वजारत की बात नहीं की, कभी मुशीर बनने की बात नहीं की, कोई गवर्नरशिप की बात नहीं की, बल्कि हमेशा अर्बन डेवलपमेंट पैकेज की बात की है। और जब 1.1 ट्रिलियन जो पैसे आए हैं, हमने इसको ठीक है। हमने इसको तेज किया जाए ताकि सूरत-ए-हाल अवाम के मफादात में तेज रफ्तारी के साथ तरक्याती काम। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला चलते रहे। ठीक है, राइट। नाजरीन, मैं इस नोट पे वाइंड अप करूंगी। तमाम का बहुत शुक्रिया। मुनज़्ज़ा हसन सारे साथी, सेनेटर राना मकबूल अहमद और सैयद अमीनुल हक ने हमारा साथ दिया था इस सेगमेंट में। काफ़ी मायने खेज बातें हमें दोनों इतराफ से पता चली हैं, लेकिन क्या वाकई अपोजिशन अपने इस हडल में कामयाब हो पाती है या नहीं, और हुकूमत जो अभी करारदाद लाना जा रहे हैं अपोजिशन लीडर के खिलाफ, क्या वो कामयाब हो पाते हैं या नहीं, तमाम तर चीज़ें वक्त बताएगा। अभी ब्रेक पे चलते हैं और वापस आते हैं। स्टे विद अस। पाक चीन दोस्ती की शानदार रिवायात का एक और सुनहरी बाब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कामयाब दौरा चीन। दोनों मुल्कों की आला क़यादत का खित्ते में इस्तेहकाम और मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ के हसूल के लिए भरपूर अज़्म का इजहार। टेक्सटाइल, ज़राअत और IT समेत मुताद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत CPEC फेज 2 तेज करने पर इत्तफाक।
इक्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की मुंतकिली, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में नई आसानियों के साथ सरमायाकारी के मुआहदों पर दस्तखत, दो तरफा बाहमी एतमाद का तारीखी मजहर, आलमी और इलाकाई सतह पर मुश्तरका मुस्तकबिल की तरफ गामजन, पाक चीन दोस्ती के 70 साल। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट में आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ऐसा मालूम होता है नाजरीन कि एक रोज़ भी नहीं गुजरता जब भारत अपने आप को एक्सपोज ना करता हो और एक नया लो ना हासिल करता हो ख़ास तौर पर ख़वातीन, ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटीज़ के हवाले से मामलात पर। इस वक्त जो ताज़ा तरीन तनाज़ा हुआ है, ऐसा मालूम होता है कि पूरी दुनिया एक तरह से ये जो लड़की है जो आप देख सकते हैं, मुस्कान नामी जो लड़की है, बहुत बहादुर लड़की, इसके सपोर्ट में आ निकली है। और ये तमाम सर मामला यूं हुआ नाज़रीन कि जब वो अपने कॉलेज जा रही थी और उसने अपना बुर्का या अपना नकाब किया हुआ था, जो कि तमाम तर किसी भी जमहूरी मुल्क में एक आज़ादी होनी चाहिए, ख़ास तौर पर उस मुल्क में जहाँ इतने मुसलमान बसते हों कि मुसलमान ख़वातीन अपने मर्जी से अब जो मर्जी वो लिबास का पहनना चाहें वो पहने, और हर जगह पर किसी भी जगह पर चाहे बुर्का हो या ना हो, किसी भी ख़वातीन को कोई भी जमहूरियत इन्फोर्स नहीं कर सकती कि वो क्या पहने या ना पहने। और भारत जो अपने आप को सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, उन्होंने अपने आप को एक दफ़ा फिर से एक्सपोज किया जब उन्होंने इस तरह की एक गुंडागर्दी और बदमाशी इस लड़की मुस्कान नामी लड़की के साथ की। और ये ना सिर्फ एक जत्थे का किया हुआ काम था, बल्कि हमने देखा कि पूरा जो भारत है, बल्कि पूरी भारतीय रियासत एक तरह से तमाम उन जत्थों के सपोर्ट में आकर खड़ी हो गई, जो कि बहुत ही बदकिस्मत तरीन कोई बात किसी भी मुल्क के लिए हो सकती है। एक जत्थे का अमल अपनी जगह, लेकिन अगर उसको रियासती सपोर्ट मिलने लग जाए तो वो यकीनन भारत की रियासती पॉलिसी है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं। कर्नाटक हाई कोर्ट में भी जहां पर ये वाकया हुआ और ये हाई कोर्ट ले जाया गया, वहां पर भी ये कहा गया कि किसी तरह का मजहबी लिबास पहनने पर पाबंदी है तब तक जब तक कॉलेज और स्कूल्स वगैरह अपना यूनिफॉर्म का कोड ऑफ कंडक्ट वाजे नहीं कर देते। पूरी दुनिया एक तरह से नाजरीन इस बहादुर लड़की के सपोर्ट में आ खड़ी हुई है। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर भारतीय एनवॉय को समन करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जिसके ऊपर जाहिर है भारत एक आग बगोला हो रहा है और उनको होना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर है उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और बहुत नामी शख्सियात, ना सिर्फ भारत की बल्कि पाकिस्तान की, दुनिया भर की, इवन फ्रेंच फुटबॉलर पोग्बा, तमाम ने जो अपना सपोर्ट है मुकम्मल तौर पर इस बहादुर लड़की के नाम किया है। इस तमाम तर मामले पर नाजरीन बात करते हैं हम। अब्दुल बासित मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं आप पाकिस्तान के और भारत में भी हाई कमिश्नर रह चुके हैं पाकिस्तान के, और बहुत एक अथॉरिटी की राय रखते हैं इन तमाम तर मामलात पे। वेलकम ऑन बोर्ड अब्दुल बासित साहब। कहाँ तक सर आप देखते हैं कि मामला आगे जाएगा? पाकिस्तान ने एहतजाज तो रिकॉर्ड कराया है और एक ये नया लो है जो कि भारत ने अपने लिए कायम किया है, क्या अब आगे एक्सपेक्ट किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मौलाना आपका मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का, और आपके सब देखने वालों को मेरा सलाम। जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक़ है जो पाकिस्तान ने भारत के साथ किया, वो बिल्कुल मैं समझता हूँ जायज़ है और उसको हमें करना चाहिए था। आप जानती हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 8 अप्रैल 1950 का लियाकत नेहरू पैक्ट हुआ था, जिसके तहत दोनों ममालिक ने इस बात का अहद किया था कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ का ख्याल रखेंगे और उनको किसी किस्म की तकलीफ नहीं होने देंगे। जहां पाकिस्तान में हम कतास राज टेम्पल से लेकर करतारपुर तक जो है बना रहे हैं गुरुद्वारे और टेम्पल्स, वहाँ पे हम देख रहे हैं कि भारत में जो इस किस्म की अब चीज़ें शुरू हो गई हैं, बट उसमें एक इस मैडनेस के पीछे एक मेथड है। आप जानती हैं कि आरएसएस और उसका जो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी, इनका एक वर्ल्ड व्यू है और वो वर्ल्ड व्यू हिंदुत्व है। हिंदुत्व बुनियादी तौर पे यही है कि हमने भारत को हिंदू रियासत बनाना है, और इस हिंदू रियासत को बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो वहाँ का मुसलमान है, जो इस वक्त तकरीबन 190 मिलियन के करीब वहाँ पे हैं, और ये सबसे बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ ये भी हम जानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी को इस बात का इदराक है कि हिंदू राष्ट्र उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक कि वो पावर में नहीं आएंगे।
अच्छा, ये सिलसिला आज का नहीं है। 1992 में हमने देखा, दिसंबर 6 दिसंबर 1992 में किस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। उसके बाद 2002 में गुजरात में किस तरह मैसेकर हुए। तो ये तमाम चीज़ें इस हवाले से थी कि पावर में किस तरह आया जाए। तो पावर में आने के लिए बेहतरीन जो नुस्खा उन्होंने निकाला वो यही किया कि डिवाइड एंड रूल, हिंदुओं को एक तरफ कर दें और मुसलमानों को एक तरफ कर दें। और ये बीजेपी की जो है आप पॉलिसी है इस वक्त के जिस कदर हो एक जो, लेकिन सबसे बुनियादी जो मुझे परेशान कुन बात है वो ये है कि हिंदू बेल्ट या काओ बेल्ट में तो हम देखते थे कि एंटी पाकिस्तान एलिमेंट भी बहुत मौजूद था, एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट भी यहाँ मौजूद है। लेकिन अब कर्नाटक जैसी स्टेट में जो एक साउथ में है, और हमारा ख्याल ये था कि शायद साउथ में लिबरल है, लिबरल है, वहां पे अगर ये हो गया है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत पिछले साल वहां बनी, उन्होंने वहां इंतखाबात जीते, तो वहां पे अब इस किस्म के देखिए हालात हो गए हैं। तो ये बात यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बीजेपी को देखिए 30 से 35% वोट चाहिए होता है जीतने के लिए। इस दफा भी, क्योंकि इस वक्त सारा इलेक्शन का माहौल है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट फेज खत्म हो गया, अब सेकेंड फेज 14 फरवरी से शुरू होगा। तो इस इलेक्शन को जीतना बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो 2024 का इलेक्शन जीते। तो ये सारा एक डायनामिक्स है इस भारत के, जिसका नया चेहरा हमें पहले भी मालूम था, लेकिन जिसने आपने बिल्कुल सही फरमाया, अगर पाकिस्तान में कोई इक्का दुक्का वाकयात हो जाते हैं तो वो इनफरादी सतह पे होते हैं। बिल्कुल, यहाँ ये डिफरेंशिएशन है एक्चुअली। जी हाँ जी, यहाँ पे तो रियासत की सपोर्ट है गुंडागर्दी और बदमाशी और दहशत गर्दी को। इसलिए मैं ये सिर्फ भारत के लिए परेशान कौन होना चाहिए, जो उन लोगों के लिए जो फेयर माइंडेड हैं, जो सेकुलर माइंडेड हैं, प्रोग्रेसिव माइंडेड हैं, उनको फिक्र लाहक होनी चाहिए। मैं तो समझता हूँ खित्ते के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस हो सकता है, खास तौर पे बांग्लादेश के लिए, जो उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप लाए हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि भारत का जो असल चेहरा है आरएसएस का, क्योंकि असल चीज़ तो आरएसएस है। मोदी मीन्स नथिंग। अगर आरएसएस चाहेगी या मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी किसी तौर भी आरएसएस के एजेंडे से हटेंगे तो वो उनको मक्खन से बाल की तरह निकाल के फेंक देंगे। तो चूंकि इस वक्त सारा कंट्रोल आरएसएस का है, ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इस वजह से मैं तो देख रहा हूं कि अगर भारत के लोगों ने सही फैसले ना किए तो भारत तो एक मजीद एक रिग्रेशन की तरफ जाएगा, एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएगा। अब वो यही चाह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बना दिया जाए, मुसलमानों को और दबाया जाए। तो ये वही है कि एक हिंदू रियासत बनाने का मामला है। और जब तक, चूंकि अब मुसलमानों का भी मामला कुछ ऐसा हो गया कि पहले ज़माने में मुसलमान वहाँ का अनब्लॉक वोट दिया करता था, अब वो भी डिवाइड हो गए हैं। उनके वोट को ही इररेलेवेंट कर दिया है बीजेपी ने, तो और आरएसएस ने खास तौर पे। तो इस वजह से मैं देख रहा हूँ कि इसमें अभी इस साल तो इलेक्शंस हैं 4-5 स्टेट्स में हो रही हैं, तो उसकी वजह से फिलहाल तो ये रहेगा। और एम्बेसडर साहब, एक और लम्हा फिक्रिया इसमें ये भी है कि बड़े कम मुसलमान रह गए हैं वहां पर भी जो इस किस्म के वाकयात के ऊपर वाकई आवाज उठाते हों। जैसे अब ये जो इनकी सेलिब्रिटीज हैं, माया नाज, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, ये कुछ लोग हैं जो कि आवाज उठाते हैं। हमने ये भी देखा असदुद्दीन ओवैसी, वो रादर देन दिस कि वो इस लड़की के सपोर्ट में आते बतौर मुसलमान रहनुमा, उन्होंने उल्टा पाकिस्तान के ऊपर वही उसी तरह की एक वो बातें करना शुरू करती हैं कि आप अपने काम से काम रखें, आप अपने यहाँ देखें, और इस किस्म की बातें। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ के मुसलमान भी जो रहनुमा हैं या लीडरान हैं वो भी अपने अवाम के पीछे नहीं खड़े हो रहे? ओवैसी साहब बड़े इंटरेस्टिंग आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, और मैं जब वहाँ था तो उस वक्त भी ये लोकसभा के मेंबर थे जी। तो मैंने इनसे, मुझे मुलाकात का इत्तेफाक भी हुआ, फॉर्मल नहीं, क्योंकि जब भी मैंने इनसे मुलाकात करना चाहिए तो उन्होंने मुझे अवॉइड किया। आई सी। और कुछ लोगों का ख्याल है हिंदुस्तान में, खास तौर पे कांग्रेस में, कि ये बीजेपी की ही फ्रंट जमात है जो कि मुसलमानों का वोट डिवाइड करती है और कांग्रेस के जो प्रोस्पेक्ट्स उनको वीकन करती है। ये भी एक नजरिया पाया जाता है भारत में। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को गो के हैदराबाद, तेलंगाना वगैरह में कुछ कामयाबियां मिली हैं,
लेकिन पिछले पंजाब हरियाणा वगैरह में उनको खास कामयाबी या वेस्ट बंगाल में फॉर दैट मैटर उस तरह कामयाबी नहीं मिली। लेकिन ये एक बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अब मुसलमान वोट भी डिवाइड तकसीम हो गया है, इसलिए मुसलमानों को चाहिए कि कुछ थोड़ा बहुत क्योंकि जो रीजनल पार्टीज हैं ना वो डिलीवर नहीं कर पाएंगी मुसलमानों के जो मामलात हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुसलमान किसी एक ऐसी मेन स्ट्रीम पार्टी के पीछे यकजा होंगे जहां वो अपने हकूक का डिफेंड कर सकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उनके लिए। अब किस तरह मामलात आगे चलते हैं ये देखा जाएगा, लेकिन भारत बीजेपी के अंदर भी आप जानती हैं कि एक मुस्लिम मंच है, ख़ास तौर पे मकबूजा जम्मू और कश्मीर में वो बहुत एक्टिव है, और कुछ और मुस्लिम रियासतों में। आप यूपी को देख लीजिए ना, वहाँ पे 20% मुसलमान हैं। बिल्कुल, और इस वक्त बिल्कुल। वो समाजवादी पार्टी और दूसरा जो है बीजेपी और ये जो ओवैसी साहब की जमात है, इनके दरमियान वो तकसीम हुए हैं। तो इस वजह से मुसलमानों को थोड़ा बहुत इसके बारे में रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और जहां तक ओवैसी साहब पे ये बात करना है कि पाकिस्तान अपने काम से काम रखिए, बिल्कुल नाजायज बात है। कि मैंने पहले कहा 1950 का पैक्ट है, और हमारी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि हम भारत के मुसलमानों के लिए आवाज उठाएं, और जहां देखें कि उनके साथ रियासती दहशत गर्दी हो रही है तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान अपनी आवाज ना उठाए और दुनिया को बताए कि भारत में इस वक्त क्या हो रहा है। क्या अगर हम इसको कुछ बेहतर कर सकते हैं आपके लिहाज से? अभी हमने उनके एनवॉय को तलब किया है, उसके साथ हमने अपना कंडेमनेशन तमाम तर दिखाया है। कुछ मजीद सिफारती सतह पर आपकी राय में, आपकी विजडम में हम अगर मजीद कर सकते हो तो बताइएगा। देखिए, बहुत कुछ हो सकता है। पहली बात तो ये ना कि हमें जो जमीनी हकाइक हैं, जो कुछ हो रहा है, उनके डायनामिक्स को समझना है कि क्यों कर हो रहा है। उसके बाद एक पूरी दास्तान है बीजेपी की और आरएसएस की, उसको हमें एक्सपोज करना चाहिए। लेकिन एक मसला सिर्फ मोना इसमें यह आता है कि इस वक्त दुनिया भर में एक इस्लामोफोबिया की बात हो रही है जी। और हम देखते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म भी बार बार इस बात का जिक्र तो करते हैं, लेकिन इतना रिस्पॉन्स दुनिया से नहीं मिलता। तो इस वक्त जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, या जो इस वक्त एक नई कोल्ड वॉर की तरफ दुनिया जा रही है, वो भी मैं समझता हूँ कि हमारी राह में एक रुकावट है। लेकिन सर, आप नहीं समझते कि रूसी सदर की तरफ से इस बात की एंडोर्समेंट होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है? ये कामयाबी है। रूसी सदर ने बात की इस्लामोफोबिया के खिलाफ, ये बात बिल्कुल हम समझते हैं, लेकिन मैं वही कह रहा हूं कि इसको ज्यादा हमें एक मेथोडिकली आगे चलना है। ये नहीं करना कि कर्नाटक में अगर मुस्कान खान के साथ कोई वाकया हुआ तो हम एक्टिव हो गए। ये एक सस्टेन तरीके से अगर हमारे पास सही टॉकिंग पॉइंट्स हो और हम वो बना के दुनिया भर में अपने सफारत खानों को दें, तो ये एक अच्छी एक पब्लिक डिप्लोमेसी का बड़ा मतलब हमारे पास एक मतलब अमली अगर मौजूद है इस कॉन्टेक्स्ट में, तो ये हो सकते हैं कि हम नेम एंड शेम करें भारत को। लेकिन इसके लिए सस्टेन एफर्ट चाहिए। ये एपिसोडिकली नहीं हो सकता कि हम एक दिन जागें और फिर 2 दिन सो जाएं। इसके लिए सस्टेन एफर्ट की बहुत जरूरत है। करेक्ट। बहुत शुक्रिया आपका एम्बेसडर साहब, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू अस। आपने अपनी मायने खेज राय इस तमाम मामले पर बताई। और नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, पाकिस्तान को भी एक सस्टेन्ड एफर्ट की ज़रूरत है। ये नहीं कि थोड़ी टेम्परेरीली हम एक बात करें फिर उसके बाद उसको छोड़ दें। हमें भी इस चीज़ को उसी तरह से पुश करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।